हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक के इतिहास के क्रम में बंगाल विजय। और इससे पहले हमने आधुनिक चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो बेहतर रूप में इसको समझ में आएगा। उसमें मुख्य रूप से जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, किस तरह से कौन सी कंपनी कब आई, कहाँ अपना मतलब व्यापारिक कोठी स्थापित किया, कहाँ अपना कंपनी स्थापित किया, और उसके बाद उत्तर मुगल काल में कौन कौन से वंश हुए, किस तरह से उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसके बाद उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है और किस तरह से एक मतलब कमजोर शासकों का दौर शुरू होता है और साथ ही साथ एक आयोग शासक भी उसमें बहुत सारे थे। देखेंगे बंगाल विजय के अभियान को, इसको हम कोशिश करें कि जिसमें तो एक वीडियो में समाप्त नहीं होगा क्योंकि लंबा होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट का वीडियो फर्स्ट लोड कर दें, जिसमें से आपको बंगाल विजय हो जाएगा और उसमें साथ ही साथ प्लासी का युद्ध हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बक्सर का युद्ध को अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमको डिटेल में बताना है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बेहतर रूप में समझ में आएगा। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपको नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल विजय की बात करें तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसी टाइम से छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, छोटे छोटे जो मतलब आपको शासक थे, छोटे छोटे जो सूबेदार थे, उन्होंने अपना एक स्वतंत्र रूप से अलग से साम्राज्य निर्माण करना शुरू कर दिए थे, जिसमें से आपको बंगाल था जो पृथक हो गया था। उसके बाद आप हैदराबाद भी पृथक हो गया था। इसके बाद आपका एक अवध भी था। इसी तरह से बहुत से जो अपना छोटे छोटे जो साम्राज्य था वो उद्भव हो गया था। बंगाल में आपको एक सूबेदार का नाम होगा, सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया था। हैदराबाद में चिंकलीज खां थे, जिससे निजाम उल मुल्क के नाम से जानते हैं। चिंकलीज खां थे। अवध में सादत खां थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे जो सूबेदार थे, छोटे साम्राज्य की स्थापना हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो हम इससे पहले भी बता चुके अभी कुछ देर पहले कि छोटे छोटे साम्राज्य को होने का मेन रीजन था कि जो उत्तर मुगल काल के शासक थे वो कमजोर थे और उतना प्रभावशाली नहीं थे जितना औरंगजेब तक चला था। तो इसी क्रम में हम बंगाल विजय को देखेंगे। तो बंगाल विजय किस तरह से अंग्रेज बंगाल पर विजय करते हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जब 1700 मुर्शिद कुली खान ने जब स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया तो इनका शासनकाल 1717 से 27 तक था, 1727 तक। और इसी बीच एक आप फर्रुखसियर के नाम सुने होंगे। फर्रुखसियर थे उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर। उन्होंने 1717 में अंग्रेजों को शाही फरमान दिए थे। शाही फरमान, इसके तहत अंग्रेजों को ये आदेश दिया गया था कि अगर आप हमको 3000 रुपया हमको वार्षिकाना देंगे तो आपको बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की इजाज़त देंगे। तो पूर्ण रूप से बंगाल में 3000 रुपये लेकर के अंग्रेजों ने शाही फरमान जो फर्रुखसियर जारी किया था, इसके तहत 3000 रुपया मुगल को नजराना दे करके वार्षिक रूप से स्वतंत्र रूप से बंगाल में व्यापार कर ही रहा था। और यहीं से आपको समझ सकते हैं कि यहीं से इन्होंने बंगाल पे आधिपत्य जमाने के लिए सोचा था और यहीं से इसका रास्ता मिला था, क्योंकि यहाँ जो पहली कंपनी इसका सूरत में था 1608 में, जो बन के 1611 में तैयार हुआ था। और यहाँ से बंगाल तक पहुँचना कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा हुआ इसका है। तो इसी के तहत इन्होंने बंगाल पे भी आधिपत्य जमाया था। तो इसी को समझते हैं। पहले देखते हैं कि बंगाल विजय, ये तो पृष्ठभूमि देखे और कुछ देख लेते हैं बंगाल विजय के पहले कौन कौन से शासक यहाँ मतलब बंगाल में कौन कौन से सूबेदार थे जिन्होंने बंगाल पे अपना शासन का मतलब साम्राज्य चलाया था। तो मुर्शिद कुली खां हो गए। इनके बाद आते हैं सुजाउद्दीन, जिनका शासनकाल पहले लिख लेते सुजाउद्दीन। इसके बाद आते हैं आपका सरफराज। इसके बाद आता है आपका अलवर्दी खां। इसके बाद जो सिराजुद्दौला था, उन्होंने आया। तो इनका शासनकाल जब इनकी मृत्यु होती है 1707 में मुर्शिद कुली खां को, तो इनके बाद शासक बनते सुजाउद्दीन, जिनका शासनकाल
1727 से 1739 तक रहा। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है, सरफराज बनते हैं, सरफराज बंगाल के सिंहासन पर बैठते हैं, तो इनका 1739 से 1740 रहता है। और इसी की हत्या करके अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या करके अलीवर्दी खान ने 1740 से 1756 तक शासक बना रहा। और यहीं से शुरू होता है कि सिराजुद्दौला कैसे बने और कौन थे सिराजुद्दौला। और इन्हीं के साथ हुआ था अंग्रेजों की लड़ाई, जिसमें पलासी का युद्ध हुआ था, जिसे अलीनगर की संधि उससे पहले हुई थी। उससे पहले कालकोठरी घटना घटी थी, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे तो आप इस तरह से समझ चुके होंगे कि बंगाल में किस तरह से शासकों का दौर शुरू होता है। पहले आते हैं मुर्शिद कुली खां, जो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करते हैं। उसके बाद सुजाउद्दीन आते हैं। उसके बाद सरफराज आते हैं। सरफराज की हत्या करके अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद सिराजुद्दौला, जो इनके नाती था, ये सिराजुद्दौला नाती था और ये अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला के नाना थे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये अलीवर्दी खां के तीन पुत्रियाँ थी। एक ढाका में थी, एक पूर्णिया में थी और एक पटना में। तीन इनकी बेटियाँ थी, कोई पुत्र नहीं था अलीवर्दी खां के। तो अलीवर्दी खां के मौत के बाद जब 1756 में की मौत हुई, तो ये संयम मतलब ये चर्चा चली कि भाई कौन अब शासक बनेंगे। तो सबसे योग्य शासक इसी का पुत्र, जो पटना वाली थी, सिराजुद्दौला की तीन बहन थी, जिसमें एक ढाका में थी, दूसरी पूर्णिया और तीसरी इनकी खुद की मम्मी पटना में थी। तो पटना वाली जो अलीवर्दी खां की बेटी थी, जो पटना वाली, उसी का बेटा सिराजुद्दौला था और इसी को शासक बनाया गया था। और चूंकि इन लोग के नहीं तहरीर दिया गया था, इसलिए आंतरिक कलेश बहुत ज़्यादा पनप चुका था, बहुत ज़्यादा आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई थी। तो इसी कारण इनका पतन हो गया था। उसको आगे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिराजुद्दौला से। ये पृष्ठभूमि हो गई किस तरह से बंगाल विजय में, किस तरह से मतलब बंगाल के शुरुआती इतिहास क्या था, तो ये पृष्ठभूमि हो गई। इसके बाद देखते हैं सिराजुद्दौला से, जो पलासी, अलीनगर की संधि और ब्लैक की घटना संबंधित है। सिराजुद्दौला शासनकाल इनका 1756 से 1757 तक रहा। तो इनसे बहुत सारे एग्जाम में, सभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो सिराजुद्दौला से मुख्य रूप से आता है, क्योंकि इनके शासनकाल में आपको याद होगा कि जब किलेबंदी कर रही थी, सभी रुपये कंपनी किलेबंदी कर रही थी, तो एक विलियम फोर्ट की एक बनाया जा रहा था किला, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया जा रहा था। और फ्रेंच भी अपना बना रहे थे बंगाल में। तो फ्रांसीसी को और सिराजुद्दौला माना कि फ्रांसीसी को, तो फ्रांसीसी लोग मान गए और इन्होंने नहीं माना, अंग्रेजों ने नहीं माना, इन्होंने भी मना किया, सिराजुद्दौला ने मना किया अंग्रेजों की आप भी मत बनाइए। मगर इन्होंने भी, क्योंकि इसका कहना था कि 1717 जो हमको शाही फरमान मिला है, इसके तहत हम यहाँ व्यापार भी करेंगे। तो व्यापार करने का आदेश था, न कि किलेबंदी करने का आदेश था और वहाँ एक भूभाग पर मतलब अपना आधिपत्य जमाने का। तो ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा था, इसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। इसी की वजह से गुस्सा होगा सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 20 जून 1756 को एक 14/18 के रूम था। इसी में इन्होंने टोटल 146 अंग्रेजों को गुस्सा होकर के बंद कर दिए, जिसमें से जब 21 जून को सुबह देखा गया तो मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे। 23 अंग्रेज ही जिंदा बचा, जिसमें से एक आप नाम सुनेंगे हॉलवेल का। ये ब्लैक होल की घटना है, कालकोठरी घटना। एक कालकोठरी घटना है जिसमें से एक व्यक्ति था जो बचा हुआ था 23 में से। इसमें से एक व्यक्ति था, आपका नाम था उसका हॉलवेल ने बहुत ही इसको बढ़ा चढ़ा के घटना को बताया। कहा जाता है ऐसा कि मतलब
अंग्रेजों से बदलने के लिए इस तरह का हरकत किया गया था, इस तरह के कायराना कार्य किया गया था, इस तरह का अनैतिक कार्य किया था। हॉलवेल ने बताया कि एक जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला एक अनैतिक कार्य किया है और अमानवीय व्यवहार किया है हम लोगों के साथ, क्योंकि जहाँ एक खड़ा होने का जगह नहीं था वहाँ एक दूसरे पे जबरदस्ती अंदर ढकेल करके मतलब एक दूसरा पे चाँप करके एक रूम में बंद कर दिया था, जिसमें से 146 टोटल लोग हम लोग थे, उसमें से 23 व्यक्ति जिंदा बचे हैं, जिसमें से हॉलवेल भी था। तो हॉलवेल ने इस तरह का बताया। और इसको जब इधर यहाँ पे तमिलनाडु में बैठे रॉबर्ट क्लाइव को मिला ये सूचना, रॉबर्ट क्लाइव को, तो वो उन्होंने यहाँ पहुँचा और इस घटना को जायजा लिया। इसके बाद सारी मैटर तो नहीं सलट पाया, क्योंकि इस तरह की घटना से अंग्रेज बहुत दुखी था। और इतिहासकारों का मानना है कि बढ़ा चढ़ा के हॉलवेल ने बताया था, क्योंकि सिराजुद्दौला को एक नैतिक रूप से गिराना था और सिराजुद्दौला को गिरा करके बंगाल पर भी आधिपत्य करना था अंग्रेजों को, इसलिए ऐसा बोला गया था। इसके बाद एक फुल्टा नामक द्वीप के नाम सुने होंगे, कुछ और विवाद बीच में हुआ, तो एक फुल्टा नामक द्वीप याद रखिएगा। फुल्टा द्वीप जो बंगाल के ही निकट है। फुल्टा द्वीप पर भी कुछ अंग्रेजों ने शरण लिया था। जब इन्होंने सिराजुद्दौला हमला किया तो फुल्टा नामक द्वीप पर भी कुछ अंग्रेजों ने शरण लिया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ऐसी ऑनलाइन में कभी कभी आ जाएगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा क्वेश्चन तो फुल्टा नामक द्वीप पे शरण लिया था अंग्रेजों ने। इसके बाद आता है 9 फरवरी 1757। इसको हम लोग जानते हैं इस दिन को अलीनगर की संधि से। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें ये कहा गया कि अंग्रेजों की तरफ से और ये सिराजुद्दौला की तरफ से भी कि जो हुआ वो चलिए हो गया, मतलब अब आगे नहीं होना चाहिए, मिलजुल के आपस में हम लोग कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे। और इसी के तहत अलीनगर में बैठ करके, अलीनगर जो वर्तमान कलकत्ता को आप जानते होंगे, कलकत्ता को अलीनगर नाम पहले कहा जाता था, वहाँ पे दूसरा के कार्यों में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के उद्देश्यों से संधि हुई थी, जिसमें से अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, दोनों के बीच संधि हुई थी और ठीक ही चल रहा था। बट आपको पता हो कि जो इनका मौसी थी, एक ढाका में एक मौसी थी, पूर्णिया में, उन लोग के बीच आंतरिक कलह हो रहा था कि उसका क्यों सिराजुद्दौला बना हुआ शासक। तो कहीं ना कहीं आंतरिक कलेश एक समाज के लिए विनाशकारी होता है, कानूनतः वही हुआ। इसके बाद आइए समझते हैं 23 जून 1757 जो सिराजुद्दौला के लिए अंतिम साबित हुआ, अनंतः अपने लोगों के गद्दारी के कारण ही या धोखा के कारण ही इसका साम्राज्य विलय हो गया, इसकी हत्या हो गई थी। जून 1757 प्लासी का युद्ध। इसमें 2 पक्ष थे, एक तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। एक तरफ नवाब थे, एक दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इन्हीं के सेनापति एक मीर जाफर था जो अंग्रेजों से मिल गया था। इन्हीं का एक दीवान थे राय दुर्लभ। इन्हीं का एक व्यापारी थे अमीन चंद। इन्हीं का एक मौसी थी घसीटी बेगम। एक इन्हीं का साम्राज्य में बैंकर थे जगत सेठ, जो काफ़ी पैसे वाले आदमी थे और धन संपत्ति वाले थे जगत सेठ। तो इतने सारे लोग हैं जो थे, ऊपर से कहा जाए तो नवाब की तरफ ही अंदर ही अंदर अंग्रेजों से मिल गए थे और कुछ पैसा कुछ धन के लालच में लोग फंस गए थे। और अनंतः इनकी साम्राज्य विघटन में इन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये ऑनलाइन में पूछ सकता है कौन सा सेनापति था जो अंग्रेजों से मिल गया था। तो
सेनापति आपका हो जाएगा मीर जाफर। राय दुर्लभ दीवान था। अमीचंद व्यापारी था। घसीटी बेगम मौसी थी। जगत सेठ बैंकर था। धनाढ़ व्यक्ति था, पैसे कौड़ी वाला था। तो इतने लोग अंग्रेजों के पक्ष में थे, मगर फिर भी कहा जाता है कि कोई भी साम्राज्य हो, चाहे कोई देश हो, प्रदेश हो, कुछ न कुछ देशभक्त लोग जिंदा रहते हैं। उसमें से कुछ अपने ईमानदारी नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए इनका दो सेनापति थे। एक थे मोहनलाल और दूसरा थे मीर मदान। ये दोनों इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ दिया। तो इतने लोग सिराजुद्दौला की तरफ मोहनलाल और मीर मदान थे जो सेनापति थे। अंत ये दोनों बेचारा मारे गए क्योंकि ये लोग मिले हुए थे। तो जब मिले हुए हैं तो ये लोग को क्या पता था कि ऐसा मैटर है। ये लोग बेचारी ईमानदारी से लड़ ही रहे थे, मगर ये लोग के इशारे पर ही अंग्रेजों द्वारा इसको मार दिया गया था दोनों को। तो दो सेनापति थे मोहनलाल एवं मीर मदान। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि निम्नलिखित से कौन सा सेनापति बंगाल के नवाब की तरफ से प्लासी के युद्ध में लड़ा था। तो यही आप याद रखें, दो सेनापति थे, मोहनलाल और मीर मदान थे। और कौन ने विश्वासघात किया था। तो मीर जाफर, राय दुर्लभ दीवान था, व्यापारी अमीचंद था, मौसी घसीटी बेगम थी जो आपका ढाका वाली थी, बैंकर जगत सेठ था जिन्होंने इसके साथ धोखा किया। और कि सब लोग मिले हुए थे जो सिराजुद्दौला के जो बंगाल के नवाब के अपना व्यक्ति थे, जब अंग्रेज पर चल गए थे। तो महज 2 से 4 ही घंटा में युद्ध समाप्त हो गया था। और एक कायरतापूर्वक इसको कहा जाता है कि अंग्रेजों ने युद्ध को जीता था। और यहाँ पे इन्होंने अपना पहला पैर रखा था बंगाल पे शासन करने के लिए। और वहीं से किस तरह से पूरा भारत पे इन्होंने एक दिन मतलब साम्राज्य का स्थापना कर दिया, उसको भी हम देखेंगे पूरी आधिकाल को। तो 23 जून 1757 के प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच क्या होता है कि सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच भीषण युद्ध हुआ। बस 2 से 4 घंटा में युद्ध समाप्त हो गया था। बहुत ही भयानक था क्योंकि मिला हुआ था सब लोग। तो युद्ध हुआ। उसके बाद एक मीर जाफर का पुत्र था। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारा पे मोहम्मद बेग ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सिर पर तलवार से वारकर हत्या कर दिया। और अनंतर सिराजुद्दौला को अपने ही लोग के कारण साम्राज्य का अंत हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज देखा बंगाल विजय, जिसमें से हम देखें कि बंगाल का पृष्ठभूमि क्या है। उसके बाद हम देखें प्लासी युद्ध कैसे हुआ। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से याद करने वाली पॉइंट है कि किसके इशारे पर, क्वेश्चन पूछता है किसके इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या की गई थी। तो एक मीर जाफर का पुत्र था मीरन के इशारे पर ही मोहम्मद बेग ने जो सिराजुद्दौला था उसके सर पे तलवार से वार किया और वहीं पे उनका डेथ हो गया था सिराजुद्दौला के। तो कहा जाता है कि अपने लोगों के कारण ही अच्छे साम्राज्य का विलय हो जाता है। तो इस प्रकार से आज
बंगाल विजय में से बंगाल विजय में हम मतलब जो पृष्ठभूमि था उसको देखें और पलासी के युद्ध देखें। इसके बाद हम देखेंगे बक्सर के युद्ध को भी इसी तरह से विस्तार से। तो सेकंड वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसको भी हम विस्तार में बताएंगे किस तरह से। इसके बाद जब 1757 में इनकी मृत्यु होती है, तो 1757 से 1760 तक आपको फिर मीर जाफ़र को शासक बनाता है, जो कठपुतली की सरकार थी। फिर इसके बाद इसका दामाद 1760 से 1763 तक इसका दामाद मीर कासिम को शासक बनाता है अंग्रेज। और ये एक महाकांक्षी शासक था मीर कासिम। इसी कारण से मीर कासिम को महाकांक्षी होना ही मतलब एक समृद्ध शासक होना ही अंग्रेजों के बीच मतभेद हो गया था। और मतभेद होने के बाद आपको जो बक्सर की युद्ध पढ़ेंगे 1764 वाला, उसको यही कारण था इनको महाकांक्षी होना। तो ये तो कठपुतली की सरकार था ही मीर जाफर, क्योंकि जैसे अंग्रेज चाहता था वैसा ही करता था। क्योंकि इसीलिए तो इसी के लोभ में तो ये बना था। जो मीर जाफर था शासक बनने, एक सेनापति था, सेनापति से डायरेक्ट इस अंग्रेज लोग थे कि आपको हम शासक बना देंगे। तो शासक बनने के लोभ में ही ये सिराजदौला के साथ विश्वासघात किया था। और इस तरह का मतलब घटना घटा जो पलासी के नाम से जाना गया। उसके बाद हम बक्सर का देखेंगे, जो मीर कासिम को महाकांक्षी होने का ही रियल था कि बक्सर का युद्ध होना तय था। तो वीडियो को तो लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।